रात का समय था और एक उल्का पिंड उड़ता आया और जमीन पे आ गिरा। एक युवक जो वहीं पास से लालटेन लिए गुजर रहा था, उसने ये दृश्य देखा और उस उल्का पिंड के पास पहुंचा। ये उल्का पिंड तो चांद का टुकड़ा जान पड़ता है। ऐसा करता हूँ कि इसे मैं इस लालटेन में डाल देता हूँ। प्रशांत ने तुरंत उस टुकड़े को अपने लालटेन में डाल दिया और चांदनी रोशनी रास्ते को प्रकाशित करने लगी। कितनी सुंदर रोशनी निकलती है इससे। चलो अब मैं वैभव के घर चलता हूँ। आखिर अब कुछ महीने मैं उसके घर पर ही तो रहने वाला हूँ। उसे भी ये दिखाकर चौंका दूंगा। प्रशांत आज अपने मित्र वैभव के पास जा रहा था। वैभव अपनी माँ मीना और बहन श्रद्धा के साथ रहता था। उनका परिवार बहुत ही खुशहाल था। प्रशांत घर पहुंचा और सभी लोग उसके हाथ का लालटेन देखने लगे। प्रशांत से वैभव ने पूछा, भाई ये चमकता लालटेन कहाँ से उठा लाए हो? हाँ बेटा, चमकता तो बिल्कुल चांद के जैसा है। हाँ, सही समझ रहे हैं आप लोग। मैंने एक उल्का पिंड गिरते हुए देखा और जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे ये चांद का टुकड़ा मिला। वाह, ये तो काफी सुंदर है। बस भी करो, अब उसे आराम करने दो। अभी अभी तो बेचारा घर पहुँचा है और तुम सबके सवाल खत्म ही नहीं हो रहे हैं। ठीक है, आओ प्रशांत, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। प्रशांत अपने कमरे में जाकर सो जाता है और लालटेन को बगल में पड़े मेज पर रख देता है। रात बीत जाती है और प्रशांत उठकर देखता है कि मेज पर रखी एक मूर्ति और कुछ किताबें किसी जेवर की तरह चमक रही थी। ये देखकर प्रशांत चौंक जाता है। ये क्या है? ये मूर्ति और किताबें तो कल ऐसी नहीं थी। ये कैसा चमत्कार है? प्रशांत की आवाज सुनकर श्रद्धा और मीना उस कमरे में आ जाते हैं। अरे बेटा, क्या हुआ? ये मूर्ति तो किसी रत्न से बनी लगती है, पर ये तो अपने ही घर की मूर्ति है ना माँ? हाँ, है तो वही मूर्ति। मैं भी इसी वजह से चौंक गया था। ये कैसे हुआ? कहीं ये इस लालटेन की वजह से तो नहीं? तभी वो लालटेन टिमटिमाने लगा, मानो उसे प्रशांत की बातें समझ आ रही थी। ये तो टिमटिमा रहा है, पर अब तो तुम खुद का एक घर बना सकते हो। तुम क्या चाहती हो, वो यहाँ ना रहे? नहीं, श्रद्धा बस चाहती है कि मैं अपना घर ले लूं। उसे मैंने बताया था कि मैं यहाँ अपना घर बनाना चाहता हूँ और शहर में अब नहीं रहना चाहता। ओह, तो ये बात है। ठीक है बेटा, तुम सावधानी से इस्तेमाल करना। आप लोग ये मूर्ति रख लीजिए। हिसाब चुका रहे हो? नहीं नहीं, मैं तो ये खुशी खुशी दे रहा हूँ। घर खरीदने के लिए और जमीन खरीदने के लिए ये किताबें बहुत होंगी। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहो। प्रशांत सीधे वो चमकती किताबें बेचने विवेक जौहरी के पास गया। विवेक वैभव के मामा का बेटा लगता था। जैसे ही प्रशांत उसे दिखाता है, विवेक चौंक जाता है। अरे भाई साहब, ये बवाल कहाँ से उठा लाए? आज तक तो ना ऐसा देखा ना सुना। क्या दाम लगेगा इसका? मुंह मांगा मिलेगा। मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, बस एक घर और बाजार में कुछ जमीन चाहिए। बस? हाँ बस, एक किताब के बदले इतना सही रहेगा। तो सौदा पक्का रहा। कल तक सारी चीजें मिल जाएंगी तुम्हें। प्रशांत वहाँ से किताब का सौदा कर निकल जाता है और अगले दिन अपने नए घर में आ जाता है। प्रशांत सोने से पहले अपने घर में गहने एक संदूक में रखता है और उस पर लालटेन रख कर सो जाता है। अगले दिन उठने पर उस संदूक के सारे आम लोहे असली चमकने वाले गहनों में बदल जाते हैं। अरे वाह, शुक्रिया मेरे लालटेन। अब मैं भी एक गहनों की दुकान खोलूंगा। प्रशांत वैभव की मदद से एक अच्छी जगह पर अपनी दुकान खोल लेता है और आज यहाँ विवेक, वैभव और श्रद्धा आए थे। वाह, ये गहने मन करता है सारे पहन लूं। प्रशांत, तुम्हारी दुकान की तो बस कुछ ही दिनों में निकल पड़ेगी। हाँ भाई, अब हम जौहरियों के धंधे चौपट हो जाएंगे। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है।
सोने की अपनी चमक है और मेरे इन गहनों की अपनी। ये गहने तुम लाते कहाँ से हो? क्योंकि ऐसे गहनों के बारे में ना मैंने कभी सुना है और ना ही कभी देखा है। वो दरअसल बात ऐसी है कि बस बस, आगे कुछ नहीं कहना। काफी नया है प्रशांत। श्रद्धा इसीलिए मना कर रही है क्योंकि एक जौहरी को कभी अपने राज के बारे में नहीं बताना चाहिए। चलो, बहुत बातें हो गई। अब प्रशांत को दुकान संभालने दो और हम सब यहाँ से चलते हैं। हाँ भाई, चलो चलते हैं। आप लोग आगे चलिए, मैं आती हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाना। वो दोनों चले जाते हैं और श्रद्धा प्रशांत से कहती है, ध्यान से सुनो प्रशांत। आपको जो कहना है कहिए, हम सुन ही रहे हैं। बस बस, सबसे पहली बात ये कि किसी को ये ना पता चले कि तुम मुझसे मिलने यहाँ आए थे। मैं खुद माँ से बात करूँगी। और दूसरी ये कि आइंदा से ध्यान रखना, लोगों की बुरी नजर है इस दुकान पर। जो आज्ञा आपकी, पूरा ध्यान रखूंगा मैं। श्रद्धा मुस्कुराकर वहाँ से चली जाती है। प्रशांत की दुकान बहुत ही बढ़िया ढंग से चलने लगी। कई महीने बीत गए और अब प्रशांत से ज्यादा अमीर उस गांव में कोई नहीं था। आज श्रद्धा ने अपने घर में बात की। वैभव और मीना उसकी बात बहुत ध्यान से सुनने के बाद कहते हैं, ओह, तो ये बात है, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और भैया आपको? तुम दोनों को एक बार बताना चाहिए था, बस, और कुछ नहीं। इसके अलावा मुझे और कोई शिकायत नहीं है। माफ करना भैया, मैंने सोचा था कि कुछ समय बाद बताऊंगी, इसीलिए इतने दिन लग गए। अरे अब क्या, अब तो चट मंगनी पट ब्याह। तभी विवेक वहाँ आ जाता है। मैं दरवाजे पर ही था और मैंने आप लोगों की बातें सुन ली। आप लोग क्या इस विषय पर जल्दबाजी नहीं कर रहे? मतलब ये कि वो लड़का ठीक है या नहीं, आपने क्या इस बारे में कोई जांच की? आप उन्हें अभी जान रहे हैं? हम सब लोग तो पहले से ही जानते हैं, तो अपनी बातें अपने पास ही रखिए। कुछ चीजें तो मैं भी जानता हूँ। पहली तो ये कि उसके माँ बाप नहीं है और वो ये गहने बेचने से पहले बस एक आम आदमी था। ये गहने वो कैसे बनाता है या कहाँ से लेकर आता है, क्या इसके बारे में भी आपको पता है? हाँ हाँ, पता है, और हमें तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी इतने महीनों से हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा हूँ। उस लालटेन के बारे में मैंने लोगों से छानबीन करवाई है और ये शादी तो मैं होने नहीं दूंगा क्योंकि मेरा पूरा धंधा उसने चौपट कर दिया है। क्या कर लोगे? ऐसे कैसे नहीं होने दोगे शादी? वो ऐसे। तभी दो गुंडे अंदर आकर श्रद्धा को पकड़कर ले जाने लगते हैं। माँ, बचाओ भैया! वैभव और मीना कुछ नहीं कर पाते। ले जाओ इसे। गुंडे श्रद्धा को ले जाते हैं। अगर लड़की वापस चाहते हो तो कल के कल वो लालटेन मुझे चाहिए। पर वो हमारा लालटेन नहीं है, हम प्रशांत से कैसे कहेंगे? वो तुम जानो, मुझे मत बताओ। चलो अब चलता हूँ। लालटेन लाना और लड़की ले जाना। मीना रोते रोते तुरंत प्रशांत के पास जाती है और उसे सारी घटना बताती है। क्या? उस विवेक की ये हिम्मत? बेटा, मदद करो हमारी। आज ही तुम दोनों की शादी की बात तय हो रही थी और देखो अब ये क्या हो गया। क्या? प्रशांत के चेहरे पर गुस्सा झलक कर दिखाई देने लगता है। आप चिंता मत कीजिए, मैं कल ही उसे ये लालटेन दे दूंगा। आप बस देखते रहिए। ये लालटेन अब मेरे शरीर का एक तरह से हिस्सा बन चुकी है। ये मेरी हर बात मानती है। शुक्रिया बेटा। शुक्रिया की कोई बात नहीं है माँ। रात बीत जाती है और सूरज की पहली किरण जमीन पर पड़ती है। प्रशांत लालटेन लेकर विवेक के घर जाने लगता है। विवेक के घर पहुंचते ही प्रशांत देखता है कि श्रद्धा कुर्सी से बंधी है और विवेक प्रशांत को देखकर मुस्कुराता है। ये रही लालटेन। श्रद्धा को यहाँ भेजो और लालटेन मैं इस मेज पर रख देता हूँ। ठीक है,
सौदा पूरा हुआ। विवेक श्रद्धा की रस्सियां खोलता है और श्रद्धा तुरंत प्रशांत के पास चली जाती है और विवेक मेज से लालटेन उठा लेता है। प्रशांत, तुम ठीक तो हो ना? बिल्कुल नहीं। विवेक, तुम्हें इन जेवरातों से बहुत प्यार है ना? तो लो, अब तुम्हें जेवरात की कमी नहीं होगी। लालटेन। जैसे ही प्रशांत लालटेन को हवा देता है, वो टिमटिमाने लगता है। ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं, मैं बस तुम्हारी इच्छा पूरी कर रहा हूँ। कुछ ही पल में मानो विवेक सहित उसका कमरा बर्फ का हो गया और अब बचे थे सिर्फ प्रशांत और श्रद्धा। चलिए, अब ये हमें कभी भी परेशान नहीं करेगा। इस घटना के बाद दोनों की कुछ ही दिनों में शादी हो जाती है और प्रशांत के जेवर आज पूरे देश में प्रसिद्ध हो गए थे। चांद के लालटेन ने प्रशांत की जिंदगी को असल में उजागर कर दिया। एक कस्बे में 3 चचेरी बहनें रहती थीं। मोना और सोना 2 सगी बहनें थीं और दिखने में वो बहुत ही सुंदर थीं, जबकि काली उनके चाचा की बेटी थी, जो दिखने में दुबली पतली और सांवली थी। सभी लोग उसका बहुत मजाक बनाते थे। बच्चे उसे काली कहकर चिढ़ाते थे। एक दिन सोना और मोना स्कूल जाने के लिए तैयार होकर स्कूल का बैग लेकर बाहर निकली। तभी काली ने उन्हें रोक लिया। तुम दोनों मेरी बहनें हो ना? मैं भी तुम्हारे साथ स्कूल चलती हूँ। बहुत पागल लड़की है। तू जानती भी है कि तू देखने में कितनी बेकार है और हम इतने सुंदर बच्चे, क्या तुझे अपने साथ स्कूल लेकर जाएंगे? मेरी मम्मी कहती है कि मैं इस दुनिया में सबसे सुंदर हूँ। अगर तेरी मम्मी कहेगी कि तू चांद है तो क्या हम मान लेंगे? और ऐसे तो मेरी मम्मी भी कहती है कि तू काली है। काली है तो बस है। काली वहाँ से रोते हुए अकेले ही स्कूल चली गई। जब काली स्कूल में पहुँची तो उसने देखा कि सभी बच्चे मोना और सोना से हेलो बोल रहे हैं, लेकिन काली को सबने इग्नोर कर दिया। देख काली, तुझे लगता है कि सिर्फ हम दोनों बहनें ही तुझे काली बोलते हैं, लेकिन अब तो तूने भी देख लिया कि क्लास के बच्चे भी कैसे करते हैं। काली उदास होकर क्लास में सबसे पीछे जाकर बैठ गई और रोजाना ऐसे ही चलता रहा। नवरात्र के दिन थे और एक जगह कन्या पूजन के लिए सोना और मोना के लिए बुलावा आया। वो दोनों अच्छे से तैयार होकर जाने लगी। काली भी यह देख रही थी। सोना, मोना, मुझे भी अपने साथ ले चलो। तुझे बुलाया है क्या? नहीं। तुझे खुद तो कोई बुलाता नहीं है, क्योंकि ना इसके पास अच्छे कपड़े हैं और ना अच्छी सूरत। दोनों बहनें काली का मजाक बनाकर वहाँ से चली गईं। काली पढ़ने बैठ गई। स्कूल में रिजल्ट का दिन। आज अपनी क्लास में मैं फर्स्ट आऊंगी। हाँ, मैं भी फर्स्ट आऊंगी, क्योंकि सुंदर बच्चों को तो मैडम भी ज्यादा मार्क्स देती हैं। काली भी वहीं खड़ी होकर यह सब सुन रही थी। और काली, तुझे नहीं आना क्या फर्स्ट? काली कुछ बोलती, लेकिन उससे पहले ही मोना बोल पड़ी कि फर्स्ट आएगी, लेकिन लाइन में नीचे से फर्स्ट आएगी। एक बार फिर दोनों बहनों ने काली का मजाक बनाया और हंसने लगी। तभी मैडम ने सभी बच्चों को असेंबली में बुलाया और रिजल्ट की घोषणा की। मैडम ने सबसे पहले क्लास में फर्स्ट आए बच्चों का नाम लिया, लेकिन सोना मोना का उसमें नाम नहीं था। काली अपनी क्लास में और पूरे स्कूल में फर्स्ट थी। यह देखकर सबके होश उड़ गए। आज इस काली की वजह से हमारी बहुत बेइज्जती हुई है। इसको नहीं छोड़ेंगे। हाँ, इसका कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। बच्चों के रिजल्ट की खबर पूरे कस्बे में फैल गई और सभी लोग काली को बधाइयाँ देने लगे। यह देखकर सोना और मोना को बहुत जलन हुई और उन्होंने काली को सबक सिखाने का पूरा मन बना लिया। एक दिन सुबह सुबह काली अकेले ही अपने घर के पास खेल रही थी। तभी वहाँ सोना और मोना भी आ गई। काली, क्या तुम हमें अपनी दोस्त बनाओगी? हाँ काली, हमने तुम्हारा मजाक बनाया, उसके लिए हम माफी मांगते हैं। कोई बात नहीं, अब से हम दोस्त हुए। ठीक है, आज हमारी दोस्ती की खुशी में हम कहीं घूमने चलते हैं।
वहाँ अच्छा अच्छा खाना खाएंगे और खूब मजे करेंगे। हाँ, हम बहुत खेलेंगे। हम हर रविवार को वहाँ जाते हैं। मैं मम्मी को बता कर आ रही हूँ और फिर साथ चलेंगे। ओए, तू पागल है क्या? अगर ऐसे बताएगी तो तेरी मम्मी नहीं भेजेंगी, इसलिए हमें चुपचाप चलना होगा। काली दोनों के साथ चली गई। सोना और मोना काली को एक जंगल में ले गईं। ये कौन सी जगह है? हम कहाँ जा रहे हैं? ये जंगल है और हम यहाँ मस्ती करने आए हैं। आहा, फिर तो बहुत मजा आएगा। चलो एक गेम खेलते हैं। काली, तू कुएं के ऊपर आँख बंद करके खड़ी हो जा। फिर उसके बाद तू पहले खड़ी तो हो, फिर बताएंगे। काली वहाँ खड़ी हो गई और आंखें बंद कर ली। मोना और सोना ने एक दूसरे को इशारा किया और काली को कुआं में धक्का दे दिया। काली के चीखने की आवाज कुएं में गूंज गई। दोनों बहनें खुश होकर घर वापस चली गईं। काली कुएं में नीचे गिरती जा रही थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में वह एक नई दुनिया में पहुंच गई। वहाँ 3 चांद थे। काली बहुत घबरा गई। मैं कहाँ हूँ? बचाओ, बचाओ! घबराओ नहीं, तुम चांद पर हो। चांद? हाँ, हम 3 जादुई चांद हैं। लेकिन किताब में तो मैंने सिर्फ एक ही पढ़ा है। हम जादुई चांद हैं। तुम जो भी मांगना चाहो मांग सकती हो। मुझे सब काली कहकर चिढ़ाते हैं। मैं कहाँ जाऊँ? सभी बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। मुझसे कोई भी बात नहीं करता। हम सब कुछ जानते हैं, इसीलिए हम तुमको वरदान देते हैं कि तुम बहुत सुंदर हो जाओ। और रंग से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम मानवों का एक अलग ही स्वांग है। मैं वापस कैसे जाऊंगी? अपनी आंखें बंद करो, हम तुमको भेज देते हैं। काली ने आंखें बंद की और अगले ही पल वह अपने घर थी। उसने अपनी माँ को सारी घटना बताई और माँ ने भी उसको विश्व सुंदरी कहा। अगले दिन स्कूल में मिस ब्यूटी प्रतियोगिता होनी थी, जिसमें सोना और मोना ने भी भाग लिया। लेकिन काली को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। चांद की शक्तियों के कारण सोना और मोना काली हो चुकी थीं, जबकि मैडम ने काली को अब कोमल का नाम दिया। कोमल मिस ब्यूटी बन गई। हमें माफ कर दो कोमल, हमें माफ कर दो कोमल। कभी नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें एक बार माफ किया तो तुमने मुझे कुएं में धकेला। न जाने इस बार भी क्या करना चाहती हो। दोस्तों, एक बार विश्वास टूटने के बाद उसे दोबारा नहीं पाया जा सकता है, इसीलिए विश्वास को ना टूटने दे।